तो बिफोर वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो कल हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था ऑलमोस्ट सॉल्व हो गया था, सिर्फ एक स्टेप बाकी था आपका। मैंने आपको बोला था कि चेक करो कि कैसे करोगे, तो ओनली 10% ऑफ यू हैव डन। 10% ज्यादा बोल दिया मैंने, शायद 5%। और ट्यूनिंग फोर गिव्स 4 beats with 50 centimeter length of sonometer wire. If the length of wire is shortened by 1 centimeter, the number of beats is still the same. The frequency of the tuning fork is. तो हमने ऐसा अज्यूम किया था कि n ये ट्यूनिंग फोर्क का फ्रीक्वेंसी है और f किसका फ्रीक्वेंसी है, वायर का। तो n इज फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फोर्क एंड f इज फ्रीक्वेंसी ऑफ वायर। तो जब बीट्स की बात करते हो ना, तो अगर अगर आपको ये भी पता होना चाहिए कि फ्रीक्वेंसी और लेंथ का क्या रिलेशन है, इनवर्स। तो लेंथ अगर कम होगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा। तो आई टोल्ड यू कि पहले केस में क्या लिखोगे, n माइनस एफ इक्वल टू 4, बराबर ना। मतलब ट्यूनिंग फोर का फ्रीक्वेंसी ज्यादा है और वायर का कम है। और दूसरे केस में क्या लिखोगे, दूसरे केस में क्या लिखोगे, एफ माइनस इक्वल टू 4, ऑफकोर्स एफ डैश। अभी यहाँ करना क्या होता है, बहुत सिंपल लॉजिक है यहाँ पे। एफ को वहां लेके जाओ तो n माइनस 4, ये जो f है ना, व्हाट इज f, 1/2l रूट ऑफ t बाई m इक्वल टू n माइनस 4, इक्वेशन नंबर 1। और यहाँ पे f डैश इक्वल टू n प्लस 4, व्हाट इज f डैश, 1/2l डैश रूट ऑफ t बाई m इक्वल टू n प्लस 4, इक्वेशन नंबर 2। क्योंकि हमारा इंटरेस्ट ट्यूनिंग फोर का फ्रीक्वेंसी फाइंड करने में था, मैं इन लोग कर दूंगा डिवाइड। तो याद रखो कि जो तुमको नहीं पता होता, तुमको सोनोमीटर वायर का फ्रीक्वेंसी पता नहीं और पता करना भी नहीं, तो उसको एलिमिनेट करना होता है। तो एलिमिनेट करने के लिए डिवाइड कर दो, दोनों को डिवाइड कर दो, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दो। तो 1/2 रूट ऑफ टी बाई एम कैंसल, क्योंकि लिखोगे ना 1/2l रूट ऑफ टी बाई एम अपॉन 1/2l डैश रूट ऑफ टी बाई एम इक्वल टू n माइनस 4 अपॉन n प्लस 4। तो जो प्रॉब्लम था ना, वो प्रॉब्लम ही उड़ा दिया यहाँ से, हो गया। तो क्या आ गया, एल डैश अपॉन एल, क्योंकि डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में जाएगा, n माइनस 4 अपॉन n प्लस 4। एल डैश की वैल्यू 49 और एल की वैल्यू 50। और मैंने सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट नहीं किया क्योंकि रेशो है। हाँ, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा वैसे भी। अब इसको क्या करोगे, सॉल्व करोगे। तो 49n प्लस 49 इंटू 4 क्यों करते हो, वाई डू यू वॉन्ट टू इंक्रीज योर ओन स्ट्रेस। 50n माइनस क्यों करना है, अभी देखो ये 49 वहां जाएगा तो 50 में से 49 गया, बराबर। ये यहाँ आएगा, आएगा ना यहाँ पे। हाँ, तो 49 इंटू 4 प्लस 50 इंटू 4 इक्वल टू 50n माइनस 49n। हाँ, तो मेरा ये सॉल्व करने का तरीका अलग होता है। मैं 49 और 50 को ऐड कर लूंगा, 99 इंटू 4 करूंगा, 396। तो 396 हो गया आंसर, 396। तो जब बड़े बड़े नंबर हो ना मल्टीप्लीकेशन में, तो मैं मल्टीप्लाई करता ही नहीं हूँ, आई जस्ट कीप इट लाइक दिस। क्योंकि फिर नहीं करो 196 और उसको करो, फिर ऐड करते रहो, ठीक है। तो इट इज 396 हर्ट्ज। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ऑलवेज रिमेंबर, जो आप फाइंड नहीं कर सकते हो और जो हमको पूछा भी नहीं है, उसको एलिमिनेट करो। वैसे चलो ठीक है, एक बात बताओ, अगर पूछ ही लिया होता, व्हाट इज द इनिशियल फ्रीक्वेंसी। अभी इनिशियल क्यों, क्योंकि सोनोमीटर के वायर के दो फ्रीक्वेंसी होंगी,
एक होगा लेंथ चेंज करने के बाद और एक लेंथ चेंज करने से पहले। तो व्हाट इज द इनिशियल फ्रीक्वेंसी ऑफ सोनोमीटर वायर? एन मिल गया ना तुमको 396। 392। एफ विल बी n-4। एन कितना है? 396 -4। व्हाट अबाउट आफ्टर चेंजिंग द लेंथ? 400। नेक्स्ट क्वेश्चन। द इक्वेशन ऑफ अ स्टेशनरी वेव along a stretched string is given by y equal to 5 sin x cos of 40 pt। कुछ कुछ बुक्स पे पाए को लिखने का तरीका होता है पीटी, मतलब वो पाए है पाए। ओके, तो आपके पास एक स्टेशनरी वेव का इक्वेशन दिया है y इक्वल टू 5 sin x cos of 40 pi t। x and y are in centimeter, t is in second, separation between two adjacent nodes is, what is separation between two adjacent nodes? लैम्डा बाई 2। तो आपको पूछा लैम्डा बाई 2 की वैल्यू इन शॉर्ट, और आपको दिया है y इक्वल टू 5 साइन x cos ऑफ 40 पाई t। तो आपको कंपेयर करना पड़ेगा स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ, y इक्वल टू a साइन 2 पाई x बाय लैम्डा cos ऑफ 2 पाई nt। मैंने आपको बताया था कि cos और sin आर इंटरचेंजेबल, तो हमने जो डिराइव किया था वो cos ऑफ 2 पाई लैम्डा बाय लैम्डा था, और sin ऑफ 2 पाई nt का फर्क नहीं पड़ता है, यू कैन जस्ट इंटरचेंज। क्या चाहिए तुमको? लैम्डा बाय। अभी लैम्डा तो कैसे करोगे? हाँ, तो बाय कंपेयरिंग 2 पाई बाय लैम्डा इक्वल टू 1, तो लैम्डा इक्वल टू 2 पाई। सो डिस्टेंस, therefore distance between two adjacent nodes is lambda by 2, that is equal to lambda by 2। कितना है lambda by 2? pi। तो pi, what is pi? Next question। A pipe 30 centimeter long is open at both the ends. Which harmonic mode? हार्मोनिक पूछा है, ओवरटोन नहीं पूछा है। Which harmonic mode of the pipe resonates at 1.1 kilohertz given the sound of speed of sound in nearest 30 मीटर पर सेकेंड? तो आपको फ्रीक्वेंसी बता दिया कितना है 1.1 किलोहर्ट्ज का, और आपको बता दिया स्पीड ऑफ साउंड इज 330। पूछा है कौन सा हार्मोनिक मोड, और ये था पाइप ओपन एट बोथ द एंड्स। यू नो फर्स्ट मोड मतलब फर्स्ट हार्मोनिक इज V/2L, बराबर। ओके, उसके बाद का मोड बताओ ना। हाँ, तो क्या होता है V/L? भूल गए, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होता है V/2L। पहला ओवरटोन, सेकंड हार्मोनिक 2N होता है, 2V/2L मतलब V/L। दूसरा ओवरटोन मतलब थर्ड हार्मोनिक 3V/2L। हमको पूछा है कौन सा हार्मोनिक, सही है, बराबर। अभी एक बात समझाओ, इसके बाद थर्ड ओवरटोन क्या आएगा, फिर क्या आएगा, 5N। तो ये जो एन के साथ नंबर लिखे होते हैं ना, ये कौन होते हैं? हार्मोनिक्स होते हैं। कौन होते हैं ये? हार्मोनिक्स होते हैं। तो बस ये आपको फाइंड करना है कौन सा नंबर का हार्मोनिक है। तो कैसे करोगे फाइंड? ऐसा मान लेंगे कि ये जो फ्रीक्वेंसी दिया है ना, लेट एन क्यू विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्यूथ हार्मोनिक, विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्यूथ हार्मोनिक। तो मतलब एन क्यू इक्वल टू क्या आएगा, क्यू इंटू स्मॉल एन। व्हाट इज स्मॉल एन? V/2L। अभी क्या करेंगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और Q की वैल्यू फाइंड कर लेंगे यहाँ से। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ NQ? 1.1 किलो मतलब 1100। उसके बाद V की वैल्यू कितनी है? 330, सही है ना, अपॉन 2 इंटू 30 सेंटीमीटर था वो, तो 10⁻², बराबर।
पक्का पक्का, 1 जा 11 जा 1 जा 100 जा, ये 10⁻² और वो 100 कैंसिल हो गया, सिर्फ 2 रह गया, तो Q की वैल्यू कितनी आ गई? 2। तो कौन सा हार्मोनिक है? सेकेंड। और कौन सा ओवरटोन है? फर्स्ट। तो देख लेना हार्मोनिक पूछा है कि ओवरटोन पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। वेरी गुड क्वेश्चन। A band playing music, a band playing music at a frequency u, u नहीं था वो mu है, mu is moving towards the wall at a speed of vb, ये भी सही नहीं है, it is v suffix b, v suffix b. A motorist is following the band with a speed of v suffix m, v suffix m. If v is the speed of sound, the expression for the beat frequency heard by the motorist is. तो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, पहले पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझ लो। A band playing music at a frequency nu is moving towards the wall at a speed vv. A motorist is following the band, मतलब मोटरिस्ट बैंड के पीछे है, उसको फॉलो कर रहा है, ओके, with a speed vm. If v is speed of sound, then the beat frequency heard by the motorist is. तो मैंने आपको बताया था ऐसा एक क्वेश्चन आएगा और वो आ गया। ओके गुड। So this is the wall, then you have band. Let's say you have a band here. I mean, I'm not going to draw band master also. तो ये बैंड है, बस समझ लेना, ओके। वैसे भी आजकल कौन बैंड बजवाता है, सब तो डीजे बजवाएंगे एनीवेज। इसके पीछे मोटरिस्ट है, अभी समझ लेना कि मोटरिस्ट है, तो ये मोटरिस्ट है, समझ लेना अभी, तो ये मोटरिस्ट है। अभी क्या बोला है आपको? आपको बोला है कि ये जो बैंड है ये वॉल की तरफ जा रहा है ना? कितनी स्पीड से जा रहा है? वी बी। उसके पीछे कौन आ रहा है? मोटरिस्ट। कितनी स्पीड से आ रहा है? वी है। देन वी इज द स्पीड ऑफ साउंड, द एक्सप्रेशन ऑफ बीट फ्रीक्वेंसी। बीट फ्रीक्वेंसी के लिए आपके पास दो फ्रीक्वेंसी होने चाहिए। अभी दो फ्रीक्वेंसी कहाँ से आएंगे? एक तो बैंड से डायरेक्टली पहुंच जाएगा मोटरिस्ट के पास, और एक बैंड से जाएगा वॉल पे, वॉल से रिफ्लेक्ट होके आएगा मोटरिस्ट के पास। गुड। तो हमको ये दोनों फाइंड करने पड़ेंगे। तो रिमेंबर देयर आर टू फ्रीक्वेंसीज, या फिर देयर आर टू वेव्स रीचिंग मोटरिस्ट। नंबर वन, डायरेक्टली फ्रॉम बैंड, number two, after reflection from the wall, after reflection from the wall। ये दोनों हमको फाइंड करने पड़ेंगे अब। तो जो डायरेक्ट बैंड से गया, अब मैंने आपको बताया था टोटल 8 केसेस है डॉपलर इफेक्ट के, 8 में से हमने 6 डिस्कस किए थे। लिसनर इज स्टेशनरी, सोर्स इज मूविंग टूवर्ड्स और अवे, source is stationary, listener is moving towards and away, both are moving towards each other and away from each other। ये 6 केसेस थे। फिर मैंने बताया था कि ऐसा हो सकता है कि लिसनर फॉलोइंग सोर्स और सोर्स फॉलोइंग लिसनर। इस केस में मोटरिस्ट लिसनर है और वो सोर्स को फॉलो कर रहा है, क्योंकि सोर्स ऑफ साउंड इज बैंड। तो यहाँ पे लिसनर फॉलोइंग सोर्स, लिसनर फॉलोइंग सोर्स वाला केस है। और मैंने आपको बताया था कि मैं इसका लास्ट में ही बताता हूँ, क्योंकि ये याद रहता है फिर, राइट।
तो हम जानबूझ के क्या करते हैं ना, लिसनर अगर सोर्स को फॉलो कर रहा है तो दोनों का डायरेक्शन ऑफ मोशन लेते हैं टुवर्ड्स पॉजिटिव साइड, मतलब दोनों का वेलोसिटी आ जाता है पॉजिटिव एंड पॉजिटिव। अगर उल्टा हो, सोर्स फॉलोइंग लिसनर हो, सोर्स फॉलोइंग लिसनर हो, तो उल्टा होगा, तो क्या आएगा, नेगेटिव एंड नेगेटिव। बस अभी इतना याद रखो, तो तुम्हारे 8 केसेस पूरे हो जाएंगे। तो हम लोग ये ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि फिर यहाँ पे तो बहुत ही कंफ्यूजन रहेगा, इसके लिए हम लोग यहाँ सिर्फ ये 2 केसेस में हम लोग डायरेक्शन से प्लस माइनस लिखते हैं। तो when listener following source, by default both are traveling towards positive x-axis. When source is following listener, they are traveling towards negative x-axis. तो माइनस माइनस। ओके, गुड। तो यहाँ प्लस प्लस आएगा। अभी तुम्हारा जो लिसनर था वो कौन था, मोटरिस्ट, और सोर्स कौन था, बैंक। तो क्या लिखोगे, मोटरिस्ट एंड क्या लिखोगे, बैंक। ओके, राइट। ये बन गया आपका पहला फ्रीक्वेंसी जो डायरेक्टली पहुंचा। उसके बाद वॉल पे जाएगा, वॉल से रिफ्लेक्ट होके आएगा। तो जब वॉल पे फ्रीक्वेंसी कितना पहुंचेगा वो देख लो। तो इन दिस केस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम वॉल, तो पहले देखना पड़ेगा द फ्रीक्वेंसी रीचिंग द वॉल इज, द फ्रीक्वेंसी रीचिंग द वॉल इज, वेल बाय द वे इस केस में ना वॉल बिहेव्स एज अ लिसनर एंड बैंड एज अ सोर्स, और डिस्टेंस क्या हो रहा है, कम, डिस्टेंस कम हो रहा है। हु इज एट रेस्ट, लिसनर। मैं अभी इसको एन डैश बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने पहले एन बोला है, तो अभी एन डैश। कौन कौन स्टेशनरी है, लिसनर। तो वी वी एस और एन जीरो। डिस्टेंस क्या हो रहा है, कम, तो न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, तो बीच में माइनस। क्लियर। तो वॉल के पास कितना फ्रीक्वेंसी पहुंचा, वी अपॉन वी माइनस वी एस इंटू एन नॉट। अभी वॉल वॉल रिफ्लेक्ट करेगा, वॉल कितना फ्रीक्वेंसी रिफ्लेक्ट करेगा, जितना उसके पास पहुंचा है उतना रिफ्लेक्ट करेगा। ओके, उसके बाद अभी आफ्टर रिफ्लेक्शन मैंने बोला ना, इसमें 2 केसेस बनते हैं। पहले तो वॉल के पास कितना पहुंचा वो देखो, फिर मोटर इसके पास कितना पहुंचा वो देखो। तो फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी आफ्टर फ्रीक्वेंसी रीचिंग द मोटरिस्ट आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम वॉल। अब मेरे को बताओ वॉल कौन बन जाएगा, सोर्स। तो वॉल इज नाउ सोर्स एंड मोटरिस्ट कौन है, लिसनर। मोटरिस्ट इज लिसनर, राइट। अब कौन मूविंग है, लिसनर, और डिस्टेंस क्या हो रहा है, कम, तो एन डबल डैश, और यहाँ पे क्या लिखोगे, एन डैश, क्योंकि मोटरिस्ट के पास वॉल से फ्रीक्वेंसी आ रहा है, गाड़ी से नहीं। गाड़ी का तो ओरिजिनल एन नॉट था, वॉल का एन डैश है, बराबर। ओके, तो हु इज मूविंग, लिसनर। लिसनर कौन है, मोटरिस्ट है। हु इज एट रेस्ट, सोर्स। डिस्टेंस क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो कम होना तो न्यूमरेटर 1 हो गया, करेक्ट, पक्का पक्का। तो देयरफॉर एक्सप्रेशन फॉर बीट फ्रीक्वेंसी इज, अब ये बीट फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन मतलब दोनों फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस, एक जो डायरेक्ट गया और एक जो वॉल से रिफ्लेक्ट होके गया। डेफिनेटली वॉल से जो रिफ्लेक्ट होके गया वो बड़ा होगा। क्यों, लॉजिकली सोचो ऐसा क्यों, क्योंकि बैंड वॉल की तरफ जा रहा था तो डिस्टेंस कम हो रहा था, मतलब ऑलरेडी वो इंटेंट फ्रीक्वेंसी बढ़ गया क्योंकि डिस्टेंस कम हो रहा था। फिर वही फ्रीक्वेंसी कहाँ जा रहा है, मोटरिस्ट के पास, और मोटरिस्ट भी वॉल के पास जा रहा है, मतलब डिस्टेंस वापस कम हो रहा है, तो वापस फ्रीक्वेंसी बढ़ गया। तो ज्यादा फ्रीक्वेंसी कौन सा है, एन डबल डैश, और जो डायरेक्ट गया वो क्या है, कम है, उसको तुमने क्या नाम दिया है, एन। तो इसको सब्ट्रैक्ट करो, एन डबल डैश क्या है, v प्लस वी एम बाई वी, और वेट वेट अ मिनट, तो v प्लस वी एम बाई वी एन डैश, लेकिन एन डैश खुद क्या था, v अपॉन v माइनस वी एस। हाँ, वेल बाय द वे
यहाँ पे जो सोर्स है ये कौन है, बैंड है, कौन है ये, बैंड है। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, बैंड में भी, सही है ना। तो क्या हो गया ये, कैंसल, बराबर। तो क्या आ गया, हाँ नॉट तो आएगा ही, नहीं तो डायमेंशनली इनकरेक्ट हो जाएगा, वो तो आने ही वाला है वो, बराबर, करेक्ट। तो सब सॉल्व करने के बाद एन डबल डैश क्या मिला तुमको, वी प्लस वी एम अपॉन वी बी इंटू एन नॉट minus what is original frequency directly reaching to the motorist, v v plus vm upon v plus vb, v plus vb, ये स्मॉल भी लिखना चाहिए था मैंने, ठीक है, इनटू एन नॉट, बराबर। क्या कॉमन निकलेगा, एमसी एन नॉट, v प्लस वी एम इंटू एन नॉट, क्या बचा, माइनस वन अपॉन वी प्लस वी बी, क्रॉस मल्टीप्लाई, v प्लस वी एम एन नॉट क्रॉस v प्लस वी बी माइनस v माइनस माइनस प्लस वी बी अपॉन a इंटू बी, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो v माइनस वी बी इंटू बी प्लस वी बी इज बी स्क्वायर माइनस बी बी स्क्वायर, हो गया, कैंसल एंड कैंसल, तो क्या आ गया, टू वी बी v प्लस वी एम अपॉन वी स्क्वायर माइनस वी बी स्क्वायर इंटू इंटू एन नॉट, देख लो, सी करेक्ट, एन नॉट मतलब नो बोला है इन्होंने, तो ये जे डबल ई का क्वेश्चन था वैसे। तो अभी ये फॉर्मूला अगर आप याद रख पाओ तो वेरी गुड, लेकिन ये स्पेसिफिक एक केस में है, when the original source that is band was moving towards the wall और जो पीछे मोटरिस्ट था वो फॉलो कर रहा था सोर्स को, तभी ये फॉर्मूला एप्लीकेबल रहेगा। क्योंकि ऐसा भी बोल सकते थे दैट द मोटरिस्ट इज मूविंग अवे, तो उसमें फॉर्मूला चेंज होगा। और अगर ये याद रहता है तो कई बार आपको एक्सप्रेशन की जगह पे वैल्यू पूछ सकते हैं, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ बीट्स। अब मैं एग्जांपल देता हूँ, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, आपको स्पीड ऑफ साउंड बता देंगे, मे बी लेट अस से 330, आपको मोटरिस्ट का स्पीड बता देंगे मे बी 20 मीटर पर सेकंड, आपको बैंड का स्पीड बता देंगे मे बी 10 मीटर पर सेकंड, ओके। और ये सब पता है, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी बता देंगे, मे बी लेट अस से ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी 1000, तो ये सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो जो भी नंबर मिलेगा दैट विल बी नंबर ऑफ बीट्स हर्ड पर सेकंड। अगला क्वेश्चन, a simple harmonic progressive wave is represented by the equation y equal to 8 sine 2 pi 0.1 x minus 2t, where x and y are in centimeter, t is in seconds. At any instant, किसी भी इंस्टेंट पे फेज डिफरेंस बिटवीन टू पार्टिकल सेपरेटेड बाय 2 सेंटीमीटर इन x डायरेक्शन इज, मतलब इन शॉर्ट आपको पार्ट डिफरेंस दिया है 2 सेंटीमीटर का और आपको फेज डिफरेंस पूछा है। तो डू यू रिमेंबर व्हाट वाज द फॉर्मूला फॉर फेज डिफरेंस इन 2 पाई बाय लैम्डा इनटू, अभी डेल्टा तो पता है, सिर्फ लैम्डा आपको मिल जाएगा इक्वेशन से, तो y इक्वल टू 8 साइन, अच्छा 0.1 था ना वो, तो 0.2 पाई, 0.2 पाई एक्स, बराबर, पक्का। तो थोड़ा सा सिर्फ कंफ्यूजन नहीं हो तुम्हारा, इसके लिए 2 इंटू 0.1 इज 0.2, तो ये 0.2 हो गया, ये पाई को मैं इधर लिख देता हूँ, तो डोंट टेक इट लाइक 0.2 पाई, इट इज 0.2 इंटू पाई। हाँ, तो वो गड़बड़ करना नहीं, वो गड़बड़ कही थी तो गए फिर, तो व्हाट आई विल डू इज आई जस्ट राइट डाउन इट लाइक दिस, ओके। फिर क्या था, 2 पाई माइनस 2 मतलब माइनस 4 पाई टी, गुड, ये हो गया, आर्ग्यूमेंट खत्म, मतलब एंगल खत्म, फेस खत्म। और स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, हमेशा ओमेगा टी क्यों बोलते हो, के एक्स माइनस ओमेगा टी बोल दो, राइट। तो व्हाट इज के, 0.2 पाई, व्हाट इज के, 2 पाई बाय लैम्डा,
तो 2 पाई बाय लैम्डा इक्वल टू 0.2 पाई। तो कैंसल कैंसल, वन जा एंड टेन जा, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई 10। 10 क्या, किलोमीटर, सेंटीमीटर में है ना एक्स वाई, तो लैम्डा भी किसमें होगा, सेंटीमीटर में। ओके राइट, तो कोई बात नहीं, क्योंकि डेल्टा भी सेंटीमीटर में दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है ना, 2 दिया क्या, 2 2 क्या, सेंटीमीटर, तो वन जा एंड 5 बराबर। 2 पाई मतलब 360, 360 बाय 5 मतलब 72, 72 होगा ना, तो 72 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, a wave is represented by the equation y equal to 7 sin 7 pi t minus 0.04 pi x plus pi by 3, x is in meter, t is in second. Speed of the wave is जो y equal to 7 sin 7 pi t minus 0.04 pi x plus pi by 3. Compare it with standard equation a sin omega t minus kx plus, ओके अब वो क्या पूछा है, वेलोसिटी मतलब v इक्वल टू एन लैम्डा, है ना, बराबर। तो अगर आप कंपेयर करोगे तो ओमेगा की वैल्यू क्या आ गई, 7 पाई, व्हाट इज ओमेगा, 2 पाई एन, पाई पाई कैंसिल हो गया, तो एन कितना हो गया, 7/2, तो ठीक है 7/2 रखते हैं। के, व्हाट इज के, हाँ के इज 2 पाई बाय लैम्डा, बात सही है, लेकिन व्हाट इज के फ्रॉम कंपैरिजन, 0.04 पाई, तो 2 पाई बाय वेवलेंथ इक्वल टू 0.04 पाई, पाई पाई कैंसिल, फिर 1 जा एंड 0.02 जा, तो व्हाट इज वेवलेंथ फ्रॉम हियर, कितना, 50 ना, हाँ तो वेवलेंथ 50 आएगा, क्योंकि लैम्डा इज 1/0.02, दैट इज 100/2, दैट इज 50 मीटर में, 50 मीटर हो गया। तो n की वैल्यू कितनी आई थी, 7/2, और ये कितना आया 50, 1 जा 25, व्हाट इज 25 7 से, 175 मीटर पर सेकेंड, है क्या, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, a transverse progressive wave on a stretched string has a velocity of 10 मीटर पर सेकेंड। एक ट्रांसवर्स प्रोग्रेसिव वेव है, स्ट्रिंग पे उसका वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ 100 हर्ट्ज, तो फ्रीक्वेंसी दे दिया, वेलोसिटी दे दिया, आपको पूछा है फेज डिफरेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स व्हिच आर 2.5 सेंटीमीटर अपार्ट, तो पार्ट डिफरेंस भी बता दिया, तो कैसे फाइंड करते हो, इनटू, तो वो तो दिया हुआ है, अभी लैम्डा कैसे फाइंड करोगे, देखो जोक है जोक, व्हाट इज वी, 10, व्हाट इज एन, 100, तो कितना हो गया 0.1, 0.1 10⁻⁻1, तो ये आ गया 2 पाई अपॉन 10⁻⁻1, 0.1 मतलब 10⁻⁻1, और डेल्टा कितना, डेल्टा 2.5, 10⁻⁻2 सेंटीमीटर से मीटर में आना पड़ेगा आपको, तो कितना आ गया 5 पाई, आया ना 5 पाई, 10⁻², नीचे -1, माइनस मतलब 0.5, तो 0.5 पाई मतलब पाई/2, पाई/2। नेक्स्ट क्वेश्चन, the equation of stationary wave is y equal to 0.8 cos of pi x by 20 sine of 200 pi t, x and y, x is in सेंटीमीटर, मतलब y सेंटीमीटर में आ ही जाएगा, फिर t is in सेकेंड, सेपरेशन बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव नोड्स इज,
कॉन्जिक्यूटिव नोड्स मतलब λ/2। बताओ तो कंपेयर करके व्हाट इज वेवलेंथ। हाँ तो 2 पाई/λ इक्वल टू पाई/20, तो लैम्डा कितना आ गया 40 सेंटीमीटर। हाँ सेंटीमीटर। ओके, और आंसर भी सेंटीमीटर में ही है। तो लैम्डा अगर 40 है तो λ/2 कितना आएगा सेंटीमीटर। What will be the distance between successive node and antinode? कितना 10। चलो अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो कोई नहीं, अभी ध्यान दो। और तो सुना ही होगा ना, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती हैं, तो छोटी छोटी बातें होती रहती है। अभी ध्यान दो यहाँ पे। ये अभी हम सॉल्व करेंगे नहीं, ये जोक है जोक। अरे कैसे सी है। सुपरपोजिशन टेक्स प्लेस बिटवीन टू वेव्स ऑफ फ्रीक्वेंसी एफ एंड एम्पलीट्यूड ए। The total intensity is directly proportional to। अरे दो वेव्स का फ्रीक्वेंसी सेम दिया है, मतलब वेवलेंथ सेम है, मतलब उनका बेसिकली फेज डिफरेंस तो बोला ही नहीं है, मतलब क्रेस्ट क्रेस्ट ओवरलैप होगा, ट्रफ ट्रफ ओवरलैप होगा। तो इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। तो A1 प्लस A2 होल स्क्वायर। व्हाट इज A1 A, व्हाट इज A2 A, तो A प्लस A उसका स्क्वायर कितना होता है। तो फिर ऑप्शन नंबर सी कैसे बोल दिया। हाँ 4A स्क्वायर। सिंपल सा क्वेश्चन था। आई इज प्रोपोर्शनल टू A1 प्लस A2 स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू A प्लस A स्क्वायर 4A स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अ मैन इज वॉचिंग टू ट्रेन्स। अभी जो बड़बड़ करेगा, यू हैव टू कम हियर एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो बी केयरफुल। अ मैन इज वॉचिंग टू ट्रेन्स, वन लिविंग एंड द अदर कमिंग। एक जा रहा है एक आ रहा है। ओके, कमिंग इन विथ इक्वल स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। If they sound their whistles, each of frequency 240 hertz, the number of beats heard by the man is. So what will be your approach of solving this question? एक जा रहा है मतलब रिसीड है, एक आ रहा है मतलब अप्रोच है। ओके ओके, तो जो जा रहा है उसका फ्रीक्वेंसी तो कम होगा, जो आ रहा है उसका बढ़ेगा, ऐसे होगा। तो फिर बीट number of beats will be frequency of approach minus frequency of recede। और फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्रोच, मैन मतलब लिसनर, लिसनर तो रेस्ट पे है, रेस्ट पे है ना। हाँ बराबर। जाना आना कैसा चल रहा है सोर्स का। तो वी वी एस वी वी एस एनओ और एनओ, और बीच में माइनस। अप्रोच मतलब डिस्टेंस कम होना, डिस्टेंस कम होना मतलब फ्रीक्वेंसी ज्यादा होना मतलब न्यूमरेटर बड़ा होना डिनोमिनेटर छोटा होना, और यहाँ पे उल्टा। तो अभी जो जो कॉमन निकलता है निकाल लो। 1/v माइनस वी एस माइनस 1/v प्लस वी एस, दिस इज इक्वल टू वी एन ओ। वी प्लस वी एस, वी प्लस वी एस माइनस वी प्लस वी एस 2vs अपॉन v माइनस वी एस वी प्लस वी एस, तो वी स्क्वायर माइनस वी एस स्क्वायर। अगर ऐसा करोगे तो आंसर आएगा, लेकिन कैलकुलेशन में बहुत गड़बड़ हो जाएगा। ओके, गलत बिल्कुल नहीं है। तो इसके लिए क्या करना, कभी भी याद रखना सब कुछ सही है, लेकिन ऐसा करने जाओगे तो फिर
कैलकुलेशन में गड़बड़ा जाओगे। तो एक काम करो, अगर आपको वैसा नहीं करना है, कैलकुलेशन में फंसना नहीं है, तो इन दोनों को इंडिपेंडेंटली फाइंड कर लेना, वो बेट कभी भी बेटर होता है। ओके, तो व्हाट इज वी? अरे बता दो, लिखा हुआ है। तो 320 माइनस 4, व्हाट इज ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी? 240। कितना आ गया? 320 और ये 316। चार का टेबल पता है, चार का? हाँ, तो क्या है? 80/79। बस इसको फर्दर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ये कितना है? 320/320 +4, मतलब 324। ओके, वापिस वही 4 का टेबल, 80/81। अभी दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो। Na माइनस nr इक्वल टू 80/79 इंटू 240 माइनस 80/81 इंटू 240। तो 80 इंटू 240 आ गया आउटसाइड, 1/79 माइनस 1/81। तो 80 इंटू 240 इंटू 89 माइनस 79, 81 माइनस 79 2, 81 माइनस 79 इज 2 अपॉन 79 इंटू 81। अभी मैं आपको बताता हूँ बेस्ट प्रैक्टिस, क्योंकि आंसर भी पास पास तो है नहीं। तो एक काम करना, ये 81 का 1 इसको दे देना, 80 हो गया, एक 80 कैंसिल हो गया, 1 जा और 3 जा 6। So always remember, do not bring as far as you can, as far as you can avoid. So please do not bring in terms of v square and v square, नहीं तो गए। और दूसरा ये देखो, ये ऑप्शन सी तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि जाने वाला ट्रेन और आने वाला ट्रेन उनका अपरेंट फ्रीक्वेंसी सेम नहीं होता है। तो एक तो था ही नहीं, समझ में आ गया। तो बच्चे थे ए, बी और डी। और सोर्स ऑफ साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी 90 वाइब्रेशन पर सेकेंड, मतलब 90 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी है। वाइब्रेशन पर सेकेंड मतलब हर्ट्ज। इज अप्रोचिंग अ स्टेशनरी ऑब्जर्वर विद स्पीड इक्वल टू। तो एक सोर्स ये एक स्टेशनरी ऑब्जर्वर के पास जा रहा है विद स्पीड इक्वल टू 1/10 ऑफ स्पीड ऑफ साउंड। कौन जा रहा है? तो अरे, ऑब्जर्वर जा रहा है। ऑब्जर्वर तो स्टेशनरी है। सोर्स, तो सोर्स का स्पीड कितना दिया है? v/10। तो कितना फ्रीक्वेंसी सुनाई देगा? एक बात बताओ, डिस्टेंस कम हो रहा है क्या? डिस्टेंस कम हो रहा है ना, टूवर्ड्स है ना, टूवर्ड्स अप्रोचिंग मतलब टूवर्ड्स, बराबर, करेक्ट। तो डिस्टेंस कम होगा तो अपरेंट फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा कि कम होगा? बढ़ेगा। तो 90 से तो ऊपर ही आंसर आएगा। तो अब बचा अभी सी और डी। तो सॉल्व करना पड़ेगा फिर यहाँ पे। कौन मूविंग था? सोर्स। टूवर्ड्स था ना, अप्रोच था, तो नीचे माइनस। तो v अपॉन v माइनस v/10 कितना आ गया? 9/10। तो 10 गया ऊपर, तो 10v/9v, v हो गया कैंसर। तो 100 आंसर आएगा, 100। क्योंकि 10/9 इंटू 90, 1 जा एंड 10 जा, तो यू हैव 100। नेक्स्ट क्वेश्चन। A motor car blowing a horn of frequency 124 vibrations per second, मतलब hertz, moves with velocity of 72 किलोमीटर पर आवर। अभी पता होना चाहिए तुमको 36, 78, 108 किलोमीटर पर आवर। नॉर्मल सी बात है, 36 किलोमीटर पर आवर होता है 10 मीटर पर सेकेंड, 72 होता है 20 मीटर पर सेकेंड, 108 होता है 30 मीटर पर सेकेंड। तो ये नंबर तुमको ऐसा फिट हो जाना चाहिए तुम्हारी मेमोरी में। तो दिस इज 20 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स अ टॉल वॉल। तो अ मोटर कार मतलब सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स अ टॉल वॉल। आगे सुन लो, आगे सुन लो क्या बोला है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिफ्लेक्टेड साउंड हर्ड बाय द ड्राइवर। मतलब पहले तो अभी पूरा पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, फिर ट्रिक बताता हूँ। पहले ड्राइवर सोर्स था, मतलब कार सोर्स था, और वॉल लिसनर था। फिर वॉल बन गया सोर्स,
और ये बन गया लिसनर। तो ठीक है, अब डेफिनेटली आंसर तो 124 के ऊपर जाने वाला है, ये तो पक्का है। ओके देन, तो क्वेश्चन ऐसा था, ये वॉल है, यहाँ पे एक गाड़ी है जो सोर्स ऑफ साउंड है, और लिसनर भी वही है, रिफ्लेक्टेड साउंड का लिसनर। तो ये एक कार और ये वॉल। केस वन, सोर्स इज कार एंड लिसनर इज वॉल। डिस्टेंस हो रहा है कम, और वॉल लिसनर है, मतलब वेलोसिटी ऑफ लिसनर इज 0, क्योंकि वॉल तो चल के नहीं आएगा ना। तो पहले केस में फ्रीक्वेंसी होगा n इक्वल टू v अपॉन वी वी एस विथ माइनस साइन n नॉट। और क्योंकि तुमको मैंने अभी बताया सोर्स मतलब कौन था, कार था, हो गया पक्का, राइट। केस टू में जो सोर्स है ना, सोर्स वो बन जाता है वॉल, और लिसनर कौन बन जाता है, कार। मतलब साउंड आया, रिफ्लेक्ट होके गया। तो ये केस वन था, ये केस टू था। अभी मेरे को बताओ कि कौन रेस्ट पे है, सोर्स रेस्ट पे है, तो वी वी एल अपॉन बी। डिस्टेंस कम हो रहा है, यस, तो क्या आएगा, प्लस। उसके बाद लिसनर वापस से कौन है, कार है, सही है। ये जो फ्रीक्वेंसी है ये एन डैश है, राइट, जो कार का ड्राइवर सुनेगा। और वॉल कितना रिफ्लेक्ट करेगा, जितना उसने पहुंचा, कितना बचा था, एन। तो एन, एन नॉट बस इतना है यहाँ पे, हो गया। आपको पूछा क्या है, एन डैश। तो एन डैश इक्वल टू वी प्लस वी सी अपॉन वी इंटू एन। व्हाट इज एन, वी अपॉन वी माइनस वी सी एन नॉट। तो क्या आ जाएगा, एन डैश इक्वल टू वी प्लस वी सी अपॉन वी माइनस वी सी एन नॉट। तो अगली बार से जो सोर्स है अगर वही लिसनर है और वो टुवर्ड्स द वॉल जा रहा है, सिर्फ साउंड रिफ्लेक्ट होके आ रहा है, तो v प्लस वी सी अपॉन वी माइनस वी सी। मोटरेज बोला होगा तो v प्लस वी एम अपॉन वी माइनस वी एम। रॉकेट बोला तो रॉकेट का भी क्वेश्चन बनता है, v प्लस वी आर अपॉन वी माइनस वी आर। तो अगली बार से सब करना ही नहीं है आपको, स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्टली। but condition है that the source and the listener are the same and the distance is decreasing in both the cases। क्योंकि पहले कार टुवर्ड्स वॉल जा रहा था, दूसरे केस में भी कार टुवर्ड्स वॉल ही जा रहा है, तो उस केस में डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख लेना। तो एन डैश, व्हाट इज वी, 330। व्हाट इज स्पीड ऑफ कार, 72 किलोमीटर पर आवर। मैंने बताया कितना होता है, 20 मीटर पर सेकेंड। तो 330 माइनस 20, व्हाट इज ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, 124। तो कितना आ गया, 350 अपॉन 310। अभी रफली रफली स्पीकिंग 7 एंड 6 चलता है, ओके, अप्रोक्सीमेटली। तो चलो ठीक है, 3 जा और 62 था, कोई बात नहीं। 62 को 16 से लिख लो, क्या ही फर्क पड़ गया, नहीं फर्क पड़ता ना। 1 जा और 21। व्हाट इज 21 7, हाउ मच, 140 और 140 के आसपास देख लो, ऑप्शन सी। तो अप्रोक्सीमेटली सॉल्व करने के बाद ही तुमको मिल जाता है 140।